नमस्कार। सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। सत्य हिंदी पर सिनेमा से जुड़ी अपने साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा के तमाम पहलुओं के बारे में, क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज नहीं है। सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है और समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए सिनेमा पर लगातार सिलसिलेवार तरीके से गंभीरता से बातचीत होना बहुत जरूरी है। आज सिनेमा संवाद की इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं कैसे हमारा सिनेमा और कैसे हमारे सिनेमा की कहानियां, कैसे हमारे सिनेमा का पूरा प्रेजेंटेशन का तरीका, कैसे उसको देखने का तरीका आर्थिक उदारीकरण के बाद कैसे बदला, क्या असर आया जब नब्बे के दशक की शुरुआत में जब भारत में आर्थिक नीतियों में एक चमत्कारी बदलाव आया और मुक्त अर्थव्यवस्था की तरफ हम बढ़े, ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़े, आर्थिक उदारीकरण की तरफ बढ़े, तो कैसे उसने हमारे सिर्फ अर्थनीति में ही नहीं, हमारे सामाजिक और राजनीतिक नीतियों में ही नहीं, बल्कि उनके जो प्रभाव थे, कैसे वो हमारी संस्कृति तक और हमारे सिनेमा जो कि संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा है, कैसे वहां तक पहुंचे और कैसे उन्होंने धीरे धीरे करके हमारे जो सिनेमा की कहानियां, हिंदी सिनेमा की कहानियां हैं, कैसे उनको बदला, कैसे उसमें किरदारों में, कैसे कहानियों में तब्दीलियां आई, कैसे हमारी जो फिल्मों की पैकेजिंग होती थी वो कैसे बदल गई, कैसे नए नए तरीके से सिनेमा देखने के तरीके आ गए और क्या क्या तमाम बदलाव हुए, उन्होंने किस तरह से हमारे सिनेमा को प्रभावित किया और उसके क्या असर हुए कुल मिलाकर के समाज पर और संस्कृति पर। इस पर आज हम बात करेंगे और ये विषय जो है वो, चूंकि आज का जो हमारा माहौल है ये कहीं ना कहीं उससे जुड़ता है, तो पिछले 30 दशक की जो एक यात्रा है एक तरीके से, हम उसको समेटते हुए आज के माहौल से उसको जोड़ते हुए बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह कुछ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं, जो कि सिनेमा के जानकार है, सिनेमा को समझने समझाने में जिन्होंने अपना अब तक का जीवन खपाया है और अभी भी लगातार सिनेमा से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर जबरीमल पारख साहब हैं, जो कि हिंदी सिनेमा के बहुत जाने माने, बहुत गंभीर अध्येता हैं। पिछले 4 दशकों से लगातार सिनेमा के बारे में लिख पढ़ रहे हैं, कई किताबें लिख चुके हैं और हमारे कार्यक्रमों में लगातार शरीक होते हैं। अजय ब्रह्मात्मा जी हैं, जो कि हिंदी फिल्मों के बहुत वरिष्ठ समीक्षक हैं, नियमित रूप से फिल्म समीक्षाएं करते रहे हैं, अखबारों से जुड़े रहे हैं और अब यूट्यूब के माध्यम से फिल्म समीक्षाओं का, फिल्मों पर टिप्पणियों का सिलसिला बनाए हुए हैं। सिनेमा हॉल नाम का यूट्यूब चैनल चलाते हैं। उसके अलावा कई किताबें लिख चुके हैं। संजीत नार्वेकर साहब हैं, बहुत तजुर्बेकार समीक्षक हैं, विश्लेषक है सिनेमा के, हिंदी, मराठी, विदेशी सिनेमा के बहुत जानकार और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता। कई किताबें ये भी लिख चुके हैं। हितेंद्र पटेल साहब हैं, प्राध्यापक हैं पेशे से और हिंदी सिनेमा के बारे में, संस्कृति के तमाम माध्यमों के बारे में गहरी दिलचस्पी रखते हैं और लगातार उनके बारे में लिखते, पढ़ते, बोलते रहते हैं। हमारे कार्यक्रमों में नियमित रूप से शरीक होते हैं। सौम्या वैदल जी हैं, जो कि टिप्पणीकार हैं, संस्कृति कर्मी हैं और लगातार हमारे कार्यक्रमों में शरीक होते हैं। किताबें लिखने का, लेखन का इनको भी अनुभव है। सिनेमा के बारे में लगातार इनकी टिप्पणियां हम लोग पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते रहते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। 90 के दशक में जब अर्थनीति बदली, जैसे ही हमारी बाजार, जैसे ही हमारी जो अर्थनीति है उसमें एक खुलापन आया, तो हम देखते हैं उसके तुरंत बाद जो है वो सिनेमा, सबसे पहला काम तो ये हुआ कि जो महत्वपूर्ण काम हुआ कि फिल्म इंडस्ट्री को सचमुच एक इंडस्ट्री का दर्जा मिल गया। क्या उससे फिल्म इंडस्ट्री को कुछ फायदा हुआ, नहीं हुआ? आज जब हम 30 साल की इस यात्रा के बारे में बात कर रहे हैं तो हम आपकी राय जानना चाहेंगे। और एक चीज ये भी कि यही शायद वो दशक था, यही वो समय था जब हमारा हिंदी सिनेमा वो बॉलीवुड नाम से प्रचलित हो गया। इससे पहले बॉलीवुड का नाम बहुत ज्यादा मतलब संज्ञा के तौर पर बहुत प्रचलित नहीं था, लेकिन आर्थिक उदारीकरण के बाद चूंकि दुनिया का बाजार खुल गया, सिनेमा जो हमारा था उसमें उसके लिए एक मार्केट खुल गया और खासतौर से ग्लोबलाइजेशन के बाद एनआरआई दर्शक मिले, विदेशों में जगहों पर हिंदी फिल्में दिखाई जाने लगी, तो उसके असर से कहीं ना कहीं हिंदी सिनेमा में एक किस्म की एक मॉडर्न कहना चाहिए सेंसिबिलिटी आई। आप किस तरह से जो है वो इस बदलाव को देखते हैं और क्या ये हम मान सकते हैं कि 50 के दशक के बाद ये 90 का दशक जहां से ये सिलसिला शुरू हुआ, क्या इसी को हम ये मान सकते हैं कि इसने एक तरीके से सिनेमा को रिडिफाइन किया? जैसे 50 के दशक में हमने कहा, हम मानते हैं कि भाई वो गोल्डन पीरियड था, तो क्या हिंदी सिनेमा को रिडिफाइन करने का सिलसिला जो है वो जैसा आज हम देख रहे हैं, क्या उसको हम 90 के दशक की शुरुआत से मान सकते हैं? अजय जी। जी, आप सभी को नमस्कार। और
आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके कई आयाम हैं। और इसके अंदरूनी बदलाव की भी बात कर सकते हैं हम। बाहरी बदलाव भी जो दिखाई पड़ता है अपेरेंटली दर्शकों को दिखाई पड़ता है या समाज में दिखाई पड़ता है, इसकी भी बातें की जा सकती है। सबसे पहले ये बात जो आपने की कि जो इसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया, उससे वास्तव में क्या फायदा हुआ। इंडस्ट्री का दर्जा देने के बाद से एक फायदा जो इनिशियली दिखा, जो बाद में धीरे धीरे बंद हो गया, कि लोन मिलने की सुविधा बनी, बैंकों से कर्जे मिले, फिल्मों के लिए फाइनेंस मिला, और फाइनेंस का एक वाइट तरीका सामने आया। कानूनी तौर पे आप पैसे जमा कर सकते थे, फंड जमा कर सकते थे। उसके पहले एक संयोग कहेंगे इसको, कि जब आर्थिक उदारीकरण के ठीक पहले जब ये बम्बई में कांड हुआ और यहाँ अंडरवर्ल्ड जो काफी एक्टिव था हिंदी सिनेमा में पैसे लगाने में और पैसे वसूलने में, दोनों में, वो अचानक जब उसका खात्मा भी हुआ उसी दौर में 92 के बाद, और उसके साथ साथ ये उदारीकरण का भी दौर आया, तो हिंदी सिनेमा को पैसे की, फंड की जो जरूरत थी, उस जरूरत को इंडस्ट्री के दर्जे से फायदा हुआ है। लेकिन ये फायदा लंबे समय तक और कोई सिस्टमेटिक तरीके से नहीं बढ़ पाया। इनिशियल उत्साह जो था वो कुछ फिल्मों तक आया, कॉर्पोरेट हाउसेस बन गए, फंड आने लगे, विदेशी कंपनियां भी भारत पहुंची, उनके अपने ऑफिसेस खुले यहाँ पर, उन्होंने फिल्म प्रोड्यूस करना शुरू किया। तो एक समागम चालू हुआ, आर्थिक समागम कह सकते हैं उसको, और धन आना शुरू हुआ। लेकिन अफसोस की बात है कि फिर 10 सालों के बाद फिर से हम कहीं ना कहीं वो एक पुराने ढर्रे पर या पुराने नए को मिक्स करके एक नए ढर्रे पर चलने की कोशिश करते रहे, जो बहुत अच्छी स्थिति आज भी नहीं है। हिंदी सिनेमा के फाइनेंस की स्थिति बहुत ही बुरी है। इसमें जो सरकारी हिस्सेदारी होती थी एनएफडीसी के जरिए, वो तो बिल्कुल बंद हो गई आर्थिक उदारीकरण के बाद से। वो धीरे धीरे बिल्कुल ही खत्म हो गई। अब उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं रह गई है संस्कृति के फ्रंट पर, सिनेमा के फ्रंट पर, कि वे कुछ करें, सिनेमा को बढ़ावा दे। एक इफी का आयोजन हो जाता है जैसे तैसे। आज ही मैंने पोस्ट लगाई, उन्होंने जो पावर पैक्ड क्लोजिंग सेरेमनी का फोटो डाला है, उसमें देख लीजिए कितने पावर पैक्ड चेहरे हैं। तो बहुत ही मामूली तरह मीडियोकर किस्म से वो फेस्टिवल चल रहा है, चलाया जा रहा है, वहाँ कुछ खास लोग हैं। ये तो एक पिछले 10 सालों में जो पतन चल रहा है हिंदी सिनेमा पे, एक अंकुश लगाया जा रहा है, और जिस ढंग से एक खास विचारधारा के लोगों को शामिल करके या अपनी तरफ मोड़ने का प्रयास चल रहा है, वो भी इसी का हिस्सा है, जिस उदारीकरण और जिस बदलाव की हम बात कर रहे हैं उसकी। अंदरूनी बदलाव के तौर पर मैं कहूँ अगर, तो सिनेमा की मेकिंग में आपने जो बात कही कि छठे सातवें दशक के हिंदी सिनेमा के गोल्डन पीरियड की और अभी की, मैं तो इसको लंबे समय से कह रहा हूँ कि ये दूसरा गोल्डन पीरियड है। ठीक है, उस समय छठे दशक, आजादी के बाद के दशक में जैसे देश के तमाम कोनों से प्रतिभाएं मुंबई पहुंची, उसके ऐतिहासिक कारण थे। लाहौर की इंडस्ट्री खत्म हो गई थी, बंद हो गई, देश का विभाजन हो गया, कलकत्ता में न्यू थिएटर वगैरह कंपनियां बंद हो गई, वहां से भी टैलेंट आ गए, और इस तरीके से मुंबई में जमावड़ा हुआ उनका। और ये सारे लोग अपना कल्चर, अपनी हिस्ट्री, अपनी लैंग्वेज, अपनी म्यूजिक, सब कुछ लेके आए थे। तो उससे जो एक संपदा बनी हिंदी फिल्मों की ना, जिसकी आज भी हम तारीफ करते हैं और दुहाई देते हैं, वो वहां बना। लगभग यही स्थिति 95 के बाद यहाँ पे बनती है, जब टेलीविजन के जरिए बहुत सारा टैलेंट हिंदी सिनेमा में प्रवेश करता है। उसमें हम सारे नाम, आज के जितने पॉपुलर नाम हैं उनको हम गिना सकते हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है। ये सारे लोग भी उसी तरीके से, अब ये कहना 50 साल के बाद मूल्यांकन होगा कि इनकी फिल्मों का क्या योगदान रहा, या ये कोई स्वर्ण काल निर्मित करती हैं क्या, ये हम जी आने वाले समय में मूल्यांकन करेंगे। लेकिन बिल्कुल। इतना जरूर हुआ है कि मेकिंग पे परिवर्तन हुआ। और एक चीज जो कायदे से कहूंगा, जिसको गौर करने की जरूरत है, कि पिछले 30 दशकों में, मतलब एक चौथाई दशक बीत चुका है इस सदी का, हमारा सिनेमा, जो भारतीय हिंदी सिनेमा है, वो हिंदी की परंपरा छोड़ करके सिनेमाई भाषा के तौर पर, सिनेमाई शिल्प के तौर पर कहीं ना कहीं यूरोप से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया है। कहानी कहने का चलिए, ये आपने तरीका बहुत इम्पोर्टेंट। वो उधर चला गया है। एक तो तकनीकी दक्षता बढ़ गई है, पैकेजिंग बढ़ गई है,
राजनीतिक संकीर्णता बढ़ गई है। हमारी जो सामूहिकता थी फिल्मों के अंदर ना, एंसेम्बल कास्ट होते थे, परिवार होता था, वो खत्म हो गया है। सब कुछ वैयक्तिक हो गया है। अभी आप गौर करेंगे अभी की फिल्मों को देखते हुए तो वाइड एंगल शॉट्स लगभग खत्म हो गए हैं। अब कहीं भी शहर दूर से दिखाई नहीं पड़ता है। हमारा नायक जहां चल रहा होता है, अगर शहर में भी चल रहा है तो ठीक उसके पीठ के पीछे कैमरा रहता है। वो बहुत लंबा नहीं दिखाया जा सकता, नहीं दिखाया जाता, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है और लोगों की कोई जरूरत ही नहीं है। सिर्फ चंद किरदारों की कहानी कहनी है। मेरी बिल्डिंग में कुछ पुराने एक्टर्स रहते हैं जो रामू काका और सिपाही और इस तरह के रोल करते थे, तो कहते थे अब हमारे लिए कैरेक्टर ही नहीं लिखे जाते, अब हमारी फिल्मों में जरूरत ही नहीं है। तो है भी नहीं। सच्चाई यही है कि हम 4 कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर की कहानी कहते हैं, कमरे के अंदर कहानी कहते हैं। और न सिर्फ कहानी कहते हैं, उनके उनकी चिंताएं जो भी हैं, वो चिंताएं भी मानसिक चिंताएं ज्यादा हैं, सामाजिक चिंताएं नहीं है, राजनीतिक चिंताएं नहीं है। उनके अंदर जो विह्वलता चल रही है, संबंधों को लेकर के हो या और दूसरी समस्याओं को लेकर के हो, उनकी चिंताएं भी व्यापक नहीं है, बहुत ही व्यक्तिगत है। संक्षेप में मैं यही बात कहूँ, ये बहुत बड़ा बदलाव है। और जो एक बदलाव पैकेजिंग का आप कह रहे हैं ना, वो पैकेजिंग अब इस ढंग से आ रही है कि हम लोग शायद अगले हफ्तों में चर्चा भी करेंगे। पुष्पा 2 13,000 स्क्रीन में रिलीज होने जा रही है, और जी ये जी सिर्फ जी पैकेजिंग बिल्कुल। का कमाल है, ये मार्केटिंग का कमाल है। और जिसमें से लगभग 3,000 ये विदेशों में होगी। तो जी जिस हम बाहर जाने की भी बात कर रहे हैं, या एक तेलुगु सिनेमा है, मूल रूप से वो तेलुगु सिनेमा है, बिल्कुल जो हिंदी मार्केट में इस तरीके से आ रहा है। पटना से शुरुआत करता है वो पैकेजिंग की अपनी, पटना में जाता है, पटना से अपना प्रचार अभियान शुरू करता है, बंबई आता है, और अभी हैदराबाद जाने वाला। तो पूरा सिनेरियो बदल रहा है और इतना बिल्कुल। मिक्स हो रहा है सब कुछ कि अगर आप बारीक नजर न रखें तो बहुत जल्दी भ्रम के शिकार होंगे। आपको लगेगा कि बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन सब